हेलो व्यूअर, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे इस ऑनलाइन एकेडमी में। आज जो आर्टिकल मैं लेके आया हूँ वो आर्टिकल ऑपरेशन ग्रीन पे है। दिस ऑपरेशन ग्रीन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018 बाय द लेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। इस चीज़ को जब लॉन्च किया गया था 2018 में, तो एक बहुत अच्छी नीयत के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और एक इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया गया है। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि वो गुड्स एक्चुअली अवेलेबल है, जो कमोडिटीज की स्कार्सिटी क्रिएट की गई है ब्लैक मार्केटिंग के तहत, एक्चुअली में वो अवेलेबल है, लेकिन इंटरमीडियरीज जिसको बिचौलिया हिंदी में कहते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसकी कमी कर देते हैं। उसको आर्टिफिशियली गायब कर दिया जाता है और इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो टू टैकल दिस प्रॉब्लम, लेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली हैज लॉन्च दिस पॉलिसी और दिस प्रोग्राम इन 2018। और इसमें 3 चीज़ों को रखा गया था। टॉप के नाम से आप उसको याद रख सकते हो, T फॉर टोमेटो, O फॉर अनियन एंड P फॉर पोटैटोज। इसमें जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया तो बेसिकली इसका 3 ऑब्जेक्टिव था। यदि 3 ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव थे इसके, और इस ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला था प्राइस वोलेटिलिटी। प्राइस वोलेटिलिटी का मतलब यह है कि इसका दाम कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप स्पेसिफिकली पोटैटो का दाम तो बहुत नहीं बढ़ता है, 50 पे आता है कभी कभी, लेकिन आप टोमेटो एंड अनियन की बात करें तो 2019 में मैं सिलचर में था और वहां पे मैंने 120 रुपए पर केजी मैंने खुद अनियन खरीदा था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2018 एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टेबलाइज द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ दिस टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन। बट इन 2019 द अनियन प्राइस वाज नियर अबाउट 120 to 200 रुपीज। यहाँ अरुणाचल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 200 रुपये बिक रहा था। और आज के ही क्लास में कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर वो कंफ्यूज थे कि चिकन में प्याज मिलाया जाए कि प्याज में चिकन मिलाया जाए। तो वही कहानी थी कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद भी प्राइस स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा प्राइस को स्टेबलाइज हम नहीं कर पाए। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम फेल कहाँ हुए हैं। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन ग्रीन वॉज टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ टोमेटो, पोटैटो एंड अनियन। सेकेंड बात कह रहा है इफिशिएंट वैल्यू चेन। इफिशिएंट वैल्यू चेन का मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन आज भी कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि फार्मर यदि 5 रुपीज में टोमेटो को बेच रहे हैं या पोटैटो को बेच रहे हैं और उसको कंज्यूमर 50 रुपीज में खरीद रहा है, तो दोनों का एक्सप्लॉइटेशन है। इसका मतलब सीधा सीधा यह होता है एफिशिएंट वैल्यू चेन का कि फार्मर जितने पैसे में बेचे किसी भी कमोडिटीज को, उसी पैसे के आसपास कंज्यूमर को भी मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि फार्मर मैं 50 में कुछ चीज खरीद रहा हूं तो कम से कम फार्मर 40 में बेचना चाहिए। बट अभी कहानी क्या है कि फार्मर 5 में बेचता है और मैं 50 में खरीदता हूं, मतलब 45 रुपीज जो हुआ वो इंटरमीडिएरीज ले गए, बिचौलिए ले गए। तो इस गैप को फिल करने के लिए, इस वाइड गैप जो क्रिएट हो चुका था उसको मिनिमाइज करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा फार्मर को मिले, और जितना कंज्यूमर खरीद रहा है जितने पैसे में और जितने पैसे में फार्मर बेच रहा है वो कम से कम हो, गैप कम से कम हो, जिससे इंटरमीडिएरीज बहुत पैसा नहीं लेके जा पाए। तो ये भी बहुत अच्छा नियत था, बहुत बढ़िया चीज था। उसके बाद तीसरी बात कह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, या यूं कहें कि टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये आप देखिए पेरिसेबल आइटम्स हैं। पेरिसेबल आइटम्स का मतलब ये होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब हो सकता है। और टोमेटो, पोटैटो या अनियन की बात करें तो ये पेरिसेबल आइटम में आता है। तो इनके लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात कही गई थी। अच्छी बात है, कोल्ड स्टोरेज बनाइए, वेयर हाउसेज और ज्यादा इंक्रीज कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्रीज कीजिए, रोड्स कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से दोनों ही फायदे में रहेंगे। कंज्यूमर जो है वो भी फायदे में रहेगा, प्रोड्यूसर भी फायदे में रहेगा। प्रोड्यूसर इसलिए फायदे में रहेगा कि उसका इमीडिएटली सामान बिक जाएगा। कंज्यूमर इसलिए फायदे में रहेगा कि इजीली जहां पे अवेलेबल है चीजें वहां पे ऑब्वियसली प्राइस कम होगा। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्राइस होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव बहुत जबरदस्त
था और इसको बहुत अच्छे इंटेंशन से लाया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था कि प्राइस को स्टेबलाइज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी कभी प्राइस स्काई रॉकेटिंग वाली कहानी हो जाती है और कभी कभी नॉर्मल होता है। दूसरी बात बोला कि जो फार्मर्स हैं और कंज्यूमर हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। तीसरी बात क्या था कि ये पेरिसेबल आइटम्स हैं, बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, तो कुछ तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए जहां पे इसको स्टोर करके रखा जाए। बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी नहीं है। एक रिपोर्ट है, लिखा हुआ है बोर्ड पे ICR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसने बहुत एक फ्राइटनिंग डेटा दिया है, और वो डेटा और या स्टैटिस्टिक्स ये है कि जितना हम पैसा पे करते हैं पोटैटो खरीदने के लिए, उसका मात्र 26.6% उस फार्मर को मिलता है। आप समझिए इस बात को कि यदि 100 रुपीज मैंने दिया तो उसका 26 रुपए 60 पैसे ही मिलेगा फार्मर को। और तो इस चीज को हम एक्चुअली में वायलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इसको इसलिए बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा फार्मर को मिले और जो फार्मर और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है वो कम से कम हो। लेकिन ये देखिए कितना वाइड गैप है, मात्र 26.6% मिल रहा है पोटैटोज में, अनियन में भी 29.1% एंड टोमेटोज में 32.4%। मतलब इसको लॉन्च करने के बाद इतनी अच्छी, और सीधी सी बात है आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2018 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और 2019 में आप प्याज 200 रुपए केजी खरीदे हैं। कहां से सफल होगा? तो ये कहा जा रहा है कि अच्छा, वहीं पे दूसरी बात यदि हम कहें तो अमूल जो है वहां पे 70 to 80% रिफंड मिलता है। मतलब जो हम पैसा दे रहे हैं उसमें से 70 to 80% उस बंदे को मिल जाएगा जिसने उस दूध को सप्लाई किया है, उस मिल्क को सप्लाई किया है। तो इसमें एक फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो वर्गीस कुरियन हैं, इन्होंने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है जब व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम लिया जाता है। शायद इसलिए इनको फादर ऑफ रिवॉल्यूशन भी हम कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब एक्चुअली गलती हो कहाँ रही है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ हम फेल हो रहे हैं? तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यदि अमूल से कंपेयर किया जाए, क्योंकि अमूल से यदि आप कंपेयर करेंगे तो इसका एक सेपरेट बोर्ड है, सेपरेट बोर्ड इसमें नहीं है। जो ऑपरेशन ग्रीन है उसमें कोई सेपरेट बोर्ड नहीं है, वो मिनिस्ट्री ही देखती है एज ए नोडल एजेंसी, और उसमें जो सेक्रेटरी लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं या यूं कहें कि जो IAS ऑफिसर हैं वो देखते हैं। IAS ऑफिसर कहां से डेडिकेटेड होके देख पाएंगे या इंडिपेंडेंट होके देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनका ट्रांसफर आप कहीं दूसरी मिनिस्ट्री में कर देते हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो उन लॉन्ग टर्म गोल तो है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि सेपरेट बोर्ड नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट लीडर्स नहीं है, जैसे वर्गीस कुरियन थे उसमें व्हाइट रिवॉल्यूशन में, इसमें किसी इंडिपेंडेंट लीडर्स को नहीं आपने बिठाया है। और चूंकि इंडिपेंडेंट लीडर्स नहीं है तो टर्म्स उनका 5 इयर्स का नहीं हो पाता है। 5 इयर्स की जगह आप 2 साल 3 साल बीच में भी कभी ट्रांसफर कर देते हैं। तो उनको यह लगता है कि हम बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ यहाँ पे क्यों काम करें, हमको तो फिर दूसरी जगह जाना है। तो मिनिमम 5 इयर्स आप उनको दीजिए। एक अलग बोर्ड बनाने की बात कही जा रही है। और लास्ट में कहते हैं कि उनको एनफ रिसोर्सेज भी दिया जाए और डेडिकेटेड लीडर्स को ही रखा जाए वर्गीस कुरियन टाइप का, कि इसका भी ग्रामर चेंज हो सके। जो हम अभी लॉस में चल रहे हैं 26.6%, 29.1%, 32.4%, कुछ भी नहीं है। आप इसके तुलना में देखिए, कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बहुत फ्राइटनिंग है इसके लॉन्च होने के बाद भी, और प्रैक्टिकली आपने देख ही लिया है प्याज का दाम 1 साल पहले। तो सजेस्टिव अप्रोच में राइटर ये कहते हैं कि 3 सजेशन इनकी तरफ से दिया जाता है। पहला ये कि रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू कम इन 3-4 ईयर्स। यदि आप ऑपरेशन ग्रीन की तुलना इससे करेंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन से या ऑपरेशन फ्लड से, तो सीधा सा बात यह है कि इसने 20 साल लिया, 20 ईयर्स लिया। तो किसी भी चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत है। यदि हम भी 20 ईयर्स तक अपनी चीज़ों को करेक्ट करते हुए चलें, करेक्टिव मेजर्स लेते हुए चलें, तो शायद हम वैसी कहानी लिख पाएंगे, वैसे स्क्रिप्ट लिख पाएंगे जो ये अमूल के लिए लिखा गया है अभी तक। उसके बाद दूसरी चीज है, नीड चैंपियन लाइक वर्गीस कुरियन टू हेड दिस न्यू बोर्ड ऑफ ऑपरेशन ग्रीन। हमको भी एक सेपरेट बोर्ड इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। उसमें एक इंडिपेंडेंट लीडर जो न्यूट्रल होकर सोचे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं हो, जैसे वर्गीस कुरियन थे, तो उस तरीके से किसी लीडर्स को अपॉइंट करने की जरूरत है, किसी चेयरमैन को अपॉइंट करने की जरूरत है, उसको एनफ रिसोर्सेज देने की जरूरत है ताकि वो इसको भी दुरुस्त कर सके। लास्ट में कहते हैं ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी क्लस्टर्स। कमोडिटी क्लस्टर्स की बात ये होती है दोस्तों कि जैसे हमें अनियन चाहिए तो मैं 10 डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर बना दूंगा और वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कलेक्ट करेंगे अनियन और हमको सप्लाई करेंगे। लेकिन बहुत चालाकी से ये लोग क्या करते हैं कि जो अनियन डिफिशियंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसको ये लोग
क्लस्टर में रख देते हैं और जहां पे अनियन बहुत ज़्यादा होता है उसको नहीं रखते हैं। मामला साफ है, जहां पे अनियन कम होगा वहां से कम आएगा और कम आएगा तो स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी, स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो यही एक छोटी सी चीज थी। आप जब प्राइस 200 रुपये चला गया था लास्ट ईयर तो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नासिक में प्याज सड़ रहा था। नासिक में प्याज इतना ज़्यादा था कि कोई उसको खरीदने वाला नहीं था और दिल्ली में और बाकी जगह पे 200 रुपये का हिसाब किताब था। तो ये इसी का डिसऑर्डर है कि आपने क्लस्टर में ऐसे डिस्ट्रिक्ट को लगा दिया जो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के लिए डिफिशियंट थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इसके बावजूद आपने उस डिस्ट्रिक्ट को डाल दिया। मतलब कहने का ये है कि क्लस्टर बनाते समय ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रहती है। यदि आप ट्रांसपेरेंट होके क्लस्टर बनाएंगे और जो सच में जहां पे प्रोडक्शन ज़्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली इस तरीके की जो एनोमलीज हो रही है वो हमारे कंट्री में नहीं होगा और जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।